है। एमए में अशोक के धर्म पर कई किताब पढ़ने पड़ते हैं और अशोक के धर्म के किसी एक छोटे से पाठ पर आप पीएचडी कर सकते हैं। जैसे कि मेरा पीएचडी है बुद्धिस्ट सोसाइटी इन एंशिएंट टेक्स्ट, सिर्फ सोसाइटी, और वो भी एंशिएंट टेक्स्ट में जितना है उतना ही। इतने छोटे बिंदु पर आप पीएचडी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हजारों पेज पढ़ने की जरूरत है। अब बताइए, मान लिया जाए कि बुद्धकालीन समाज आपसे प्रश्न पूछा गया, तो सबसे बढ़िया आंसर कौन लिखेगा? मैं, जिसने आज हजारों पेज में बुद्धकालीन समाज को पढ़ा है, या वो जिसने 4 पेज में बुद्धकालीन समाज को पढ़ा है? बताइए कौन ज्यादा अच्छा आंसर लिखेगा? 4 पेज वाला। चूंकि 1000 पेज वाले के समक्ष सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि वो 1000 पेज को 1 पेज में लाए तो लाए कैसे? उसके पास बहुत बड़ी समस्या होगी और वो सिर्फ फैक्ट लिख के छोड़ देगा, कॉन्सेप्ट पर चर्चा नहीं कर पाएगा, जिसके कारण उसका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। जबकि ये एग्जामिनेशन फैक्ट थोड़ा सा और उससे रिलेटेड आउटपुट को दिखाना है आपको, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। जैसे अशोक के धर्म के विषय में हम चाहे जितना लिख लें, लेकिन यदि लास्ट में ये पैराग्राफ हम नहीं लिखते हैं कि अशोक का धर्म एक चक्रवर्ती राजा के उन्नत विचारों का संग्रहण दिखाई देता है, जिसमें मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सपेंशन को प्राप्त कर लेने के बाद उस टेरिटोरियल एक्सपेंशन को शांति सुव्यवस्था कायम करते हुए लंबे समय तक चलाने के लिए चलाया गया आचार संहिता प्रतीत होता है। ये लाइन हम जैसे लिखेंगे, हम अशोक के धर्म के क्रक्स को वहां पर लाकर रख देंगे। फैक्ट हमने कुछ भी लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से ये एग्जामिनेशन है, पढ़ने से ज्यादा सोचने समझने का एग्जामिनेशन है। हमारा जो जीएस का सिलेबस है स्टूडेंट, वो +2 लेवल का सिलेबस है, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, यही 7-8 प्रमुख टॉपिक हैं, जिससे रिलेटेड आपको 12वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत है। और एनसीईआरटी में पढ़कर उन सारे फैक्ट से रिलेटेड देश दुनिया में हो रही प्रगति को समझने की जरूरत है। बस इतना सा सिलेबस है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको लगता है नहीं भाई इतना मुश्किल एग्जामिनेशन है तो इतने कम में कैसे होगा, और हम पढ़े जाते हैं पढ़े जाते हैं पढ़े जाते हैं, और अंततः हम एक एडमिनिस्ट्रेटर से कब रिसर्चर के रूप में इवॉल्व कर जाते हैं हमें भी पता नहीं चलता, और हम अंततः बहुत ज्यादा पढ़ के उसके कारण फेल होते हैं। इसलिए मैं तमाम विद्यार्थियों को 4-5 चीजें बताने आया हूं। एक तो मैं ऑलरेडी 45 मिनट लेट हो गया, जिसके कारण क्षमा प्रार्थी हूं आप सबों के संदर्भ में। आप सबों के लिए भी प्रीसियस टाइम था और मेरे लिए भी। गलत रूट ले लिया मैंने पटना से। दूसरा, आपके सर ने मुझे 1 घंटे का समय दिया है और उस 1 घंटे में लगभग 40 मिनट गुजर चुका है। 3.5 घंटा का मेरा ये सेमिनार होता है, जिसमें एक एक बिंदु को मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। कभी फिर आऊंगा, फिर करूंगा, जब आपके सर बुलाएंगे तो मैं चला आऊंगा, क्योंकि मेरा यही काम ही है, इंटरव्यू के लिए लोगों को गाइड करना, पहली क्लास में स्टूडेंट को बताना कि तुम्हें क्या करना है, और घूम घूम कर लोगों को बताना कि तुम अपने आप को मजबूत करो, अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करो, तो कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए बड़ा नहीं। इस आईएएस एग्जामिनेशन की बात करें, ईरा सहगल टॉप 1st रैंक लाई। जानते हैं ईरा सहगल कौन है? नहीं जानते हैं। ईरा सहगल दोनों पैर से विकलांग हैं, दोनों हाथ, एक हाथ उनका ठीक है, एक हाथ से विकलांग है। वो ईरा सहगल 1st रैंक ला सकने में यूपीएससी में सफल हुई। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं बच्चे, जो तमाम तरह के डिसेबिलिटी के बाद भी इस एग्जामिनेशन को पास करके आज देश सेवा में अपना महती योगदान दे रहे हैं। और हम हर तरीके से ठीक हैं, बावजूद इसके हम क्या सोचते रहते हैं कि हमसे होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम मसौरी जैसे ब्लॉक टाउन में हैं, हम उससे भी बड़े गांव के हैं। ऐसी स्थिति नहीं है। आप जहां भी हैं
वहां से इसकी तैयारी कर सकते हैं। चाणक्य IAS एकेडमी आप सबों को मदद करने के लिए सदैव तत्पर और तैयार है। हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हैं विद्यार्थियों के लिए। जो +2 के बाद इंटर लेना चाहता है उसके लिए 3 साल का कोर्स है। जो ग्रेजुएशन के बाद इंटर करना चाहता है उसके लिए 1 साल का कोर्स है। और हम आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के हमारे फीस की तुलना में यहाँ लगभग 40-50% फीस पर हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। और ये सब इसलिए संभव हुआ है कि मैं लगातार हेड ऑफिस से लड़ता हूं और कहता हूं कि मेरे बिहार के विद्यार्थियों में बाकी कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो, इसके अलावा उनके पास देश के या पूरे विश्व के सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट अगर जो कहीं हो सकते हैं, सबसे मेहनती स्टूडेंट अगर जो कहीं कोई हो सकता है तो वो बिहार का है और कहीं का नहीं है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर लिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मैंने देखा है कि बिहारी विद्यार्थी सब चीज में बहुत आगे थे। पढ़ते भी खूब थे, पॉलिटिक्स भी खूब करते थे, खेलते भी खूब थे, मारपीट भी खूब करते थे और बाकी सारी चीजें भी खूब करते थे और वो बिहार के विद्यार्थी होते थे। हम लोगों को कहा जाता था बिहारी, तो बिहारी का 2 सेंस था। एक सेंस था IAS वाला बिहारी और दूसरा सेंस था अनफॉर्चुनेटली लेबर वाला बिहारी, जो संपूर्ण देश में बिहार आज लेबर सप्लाई करने का एक प्रमुख आधार बन गया है। हमें इसको बदलना होगा दोस्त, और ये आप ही बदल सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं। एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित कीजिए। कुछ भी, मैं ये नहीं कह रहा IAS ही कीजिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बाकी सारे एग्जामिनेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग, IIM मतलब मैनेजमेंट, इन सबों से ज्यादा आसानी से IAS की परीक्षा पास की जा सकती है। वो मैं बताता हूं कि कैसे पास की जा सकती है। बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 4-5 चीजें बहुत जरूरी है। आज आप अपने घर में जाइए और यदि आपने अपना लक्ष्य IAS निर्धारित किया है तो अपना नाम लिखिए एक पेज पे, ठीक है? और मानते हैं कि आप 12th में हैं, 3 साल के बाद आप ग्रेजुएट होंगे, उसके 1.5 साल के बाद आपका सिलेक्शन होगा, मानते हैं। तो आज के 5 साल के बाद का आप उस पे डेट लिखिए ईशा कुमारी, रमेश कुमार, जो भी आपका नाम है, IAS 2029 बैच। ये लिख के अपने कमरे में चिपका दीजिए, ठीक है? ये क्या करता है? आपको गोल सेट करने में मदद करता है। लक्ष्य विहीन अगर जो आप जिंदगी जिएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है? लक्ष्य निर्धारित करना। हमारे शास्त्रों में भी इसकी चर्चा है। अर्जुन को क्या दिख रहा था कि पेड़ पे? बाकी सबको क्या क्या दिख रहा था? हरियाली, पेड़, फल वगैरह वगैरह। कौन लक्ष्य को भेद सका? अर्जुन। क्योंकि उसको सिर्फ अपना लक्ष्य ही दिख रहा था, दूसरा कुछ नहीं दिख रहा था। इसलिए आज जाइए अपने कमरे में ये लिख के लगा दीजिए। दूसरा, इसके बाद अभी आपके पास घंटा भर का समय होगा, ओनली 1 आवर, इससे ज्यादा नहीं। आप दोस्तों के साथ घूमते होंगे, गॉसिप करते होंगे, पड़ोसियों के घर में क्या हो रहा है इसके विषय में करते होंगे, दोस्तों के साथ क्या हो रहा है, उसमें से 1 घंटा निकाल लो यार। और 1 घंटा निकाल के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या BPSC के सिलेबस को देखो कि इसमें क्या क्या टॉपिक है, और हो सके तो उस सिलेबस को बड़े से चार्ट पेपर पर अपने हाथ से लिखकर अपने कमरे में चिपका दो। सलमान खान और कैटरीना कैफ, पवन सिंह और कौन कौन है जी, उस सब का पोस्टर, खेसारी लाल यादव जी, ठीक है, उन सबों का पोस्टर उतार दो और उसके जगह पर अपने हाथ से लिखा हुआ UPSC का सिलेबस चिपका दो बड़े से चार्ट पेपर पर। और नहीं तो कलाकारी करो उसमें। हिस्ट्री को लाल रंग से लिखो, ज्योग्राफी को ग्रीन कलर से लिखो, ताकि ये सिलेबस तुम्हें अगले 1 साल में याद हो जाए और बिना सिलेबस के तुम एक लाइन इधर से उधर ना पढ़ सको। सिलेबस का क्या इंपॉर्टेंस है मैं आगे समझा रहा हूं। तीसरी चीज करो, 5 साल 7 साल के प्रश्नों को देखो कि कौन कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न बने हैं, उसका भी एक चार्ट बना के साथ में चिपका दो और हर बीतते हुए साल में उसमें एक नया कॉलम जोड़ते चले जाओ।
ताकि जब तुम एलिजिबल हो उस समय तक ये 10 वर्ष का एनालिसिस आ सके। अब समझो सिलेबस की स्थिति क्या होती है। कोई भी किताब यूपीएससी के लिए नहीं बना है, वो गाइड बना है जो आपके और हमारे जैसे लोगों ने लिखा है, वो हमारा मंतव्य है, जबकि यूपीएससी आपका मंतव्य चाहता है। तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है मौलिक किताब। और मौलिक किताब कोई भी यूपीएससी